Okay, so let's start our very new क्या बोलते हैं कोर्स सब्जेक्ट चैप्टर जो भी बोलो एथिक्स, ठीक है, सॉरी ऑडिट, ऑडिट पेपर नंबर 6 5। ओके हाँ, क्योंकि अब तुम लोगों का वो वाला हो गया ना, नहीं तो पहले कैसे 4 4 सब्जेक्ट थे, तो ये उधर सेकंड था, ये पहले भी अभी भी सेकंड ही है। और ग्रुप 2 का 100 मार्क्स का जैसा पेपर होता है ऑडिट, वही सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें समझेंगे होता क्या है, ठीक है। और 2 मॉड्यूल्स आए होंगे तुम्हारे न्यू कोर्स में, ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑडिट के अंदर। बट पहले समझेंगे इसके अंदर चीज़ें हैं क्या क्या, ठीक है? तो ये तुमको पता है एज यूजुअल, तो इज्जत के साथ पढ़ना है अपने को। अब ये थोड़ा सा कट गया है ऑडिट एंड एथिक्स, कहीं ऑडिट कटा कहीं एथिक्स का, ये मैं बाजू वाले सिस्टम में कर रहा था, ये वाले सिस्टम में वो हो गया। चलो देखेंगे कि है क्या क्या। अभी ना मैं ये वाले लेक्चर में तुमको अभी ये भी नहीं बता रहा हूँ कि ऑडिट है क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। पहले समझते हैं कि कोर्स क्या है, कंटेंट क्या है, फिर ऑडिट के बारे में बाकी सारी बातें करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि अभी अपना सिलेबस क्या है। जैसे कि ना सब 100 मार्क्स का पेपर होता है, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें क्या कोई ऐसा आधा आधा पार्ट्स बटा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं बटा है। 70 30 वाला जैसे पहले सिस्टम चलता था, 30 मार्क्स का एमसीक्यू 70 में, जैसे लॉ में आता है वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। 70 मार्क्स का जो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला है, ऑब्जेक्टिव में 30 मार्क्स का जो आता है। अब इसमें ना जैसे लॉ में हम लोग देखते केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू वगैरह आता है, ये भी आप यहाँ पे एक चीज और होती है जो बहुत स्कोरिंग में बहुत अच्छा मार्क्स बनाती है, वो है करेक्ट और इनकरेक्ट, ट्रू फॉल्स टाइप का जो नहीं होगा, ऐसे करेक्ट एक स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट इज करेक्ट और ऐसा करके। हाँ हाँ, रीजनिंग के साथ रहता है, वो बहुत अच्छा मार्क्स बनाते हैं। समझो 30 मार्क्स का एमसीक्यू के बाद 14 मार्क्स अराउंड, 10 से 14 मार्क्स अराउंड का ये करेक्ट इनकरेक्ट, तो कितना हो गया 40 और अराउंड हो गया 40, तो मान के चलो तो 40 मार्क्स तो यही हो गए। अच्छा, इतना टाइम टेकिंग नहीं होता है, अगर अपन ने उसको अच्छे से पढ़ा ना तो इतना टाइम टेकिंग नहीं होता है, कहीं ना कहीं लिखने के लिए फिर कम होता है। बट अगर तुम लोग पास में लोगों से पूछो करोगे, सीनियर से भी देखोगे, कहीं ना ऑडिट में मार्क्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लॉ में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, लॉ की भी इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना देखिए, लॉ में फिर भी जो दिमाग में आ रहा है ना कहीं ना कहीं मार्क्स मिलता है। बट ऑडिट के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि ना टेक्निकल वर्ड्स वहाँ पे लिखना पड़ता है, तो क्वेश्चन में पूछा है ना, जो टर्म्स में पूछा है आपको वैसे ही आंसर लिखना पड़ता है। मतलब जो अभी तक हम लोग देखते हैं ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लॉ को फिर भी हम लोग ओन वर्ड्स में लिखते हैं। बट जो ऑडिट होता है हम लोग उसको अपना ओन वर्ड उतना यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे जो टेक्निकल ग्लॉसरी होती है, वो जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, जो वर्ड्स होते हैं, हमको मैक्सिमम वही यूज करना है। मैं वो भी बताऊंगा, अपन लोग हर चैप्टर की स्टार्टिंग में उसको भी करेंगे, बट वो होना चाहिए। क्या पहले जो पुराना सिलेबस था ना उसमें 14 चैप्टर थे, और अभी वाले सिलेबस में 11 चैप्टर, तो क्या 3 चैप्टर 4 चैप्टर मतलब समझो 13 14 चैप्टर अराउंड थे, और यहाँ पे अभी 11 चैप्टर अराउंड है, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्या 2 3 चैप्टर हट गया, जैसे कि ना हम लोग ऑडिट एंड ऑडिटर्स पढ़ते हैं कंपनी लॉ में, सेम चैप्टर पहले यहाँ हुआ करता। अब वो बोले जब इधर भी पढ़ रहे हो उधर भी पढ़ रहे हो क्यों पढ़ाना, तो हटा दो इधर, ऑडिट से हटा दिया, केवल लॉ में पढ़ते हैं। हम लोग लॉ में पढ़े ऑडिटर्स वाला चैप्टर, सेम टू सेम डिट्टो था, थोड़ा और उसमें एडवांस 2 4 पॉइंट थे, बाकी कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था। अब वो हट गया, तो एक चैप्टर ऐसे जैसे अकाउंट और एडवांस अकाउंट मर्ज हो के एडवांस अकाउंटिंग ऐसा कुछ हो गया, बस वैसे वाला चीज यहाँ पे किया। उसके बाद ना कुछ कुछ ऐसे बोल सकते हो फाइनल की इधर उधर की, वो भी एप्लीकेबल करा दिए, कुछ कुछ को हटा दिया। थोड़ा सा देखो क्या किया पता है क्या, मर्जिंग ऑफ द कंटेंट्स। जो पुराना सिलेबस है ना ऑल तो वैसा ही है, सारी चीजें कुछ अलग से चीज नहीं है, कुछ कुछ जगह पे अंदर अंदर की कुछ चीज चेंज हुई है, बट बेसिकली उन्होंने मर्ज किया है और ना शफलिंग कर दिया। कभी जैसे कोई चैप्टर 1 की चीज तो चैप्टर 10 में डाल दिया है, थोड़ा बहुत चीजों को शफल कर दिया और उसको हमको एक नया वो ला दिया है। तो अगर मैं तुमको इसको बताऊं कि अभी कैसा क्या सीन है, ठीक है, तो तुम लोग बोल सकते हो कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, जी नहीं, बेहतरीन चीज बोला ना। हाँ, ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट वही है, ऑलमोस्ट वही है, 80% कंटेंट वही है, समझो 70 to 80% कंटेंट वही है, ठीक है। तो पुरानी देखो मजा भी यार ना पुरानी वाइन का ही आता है, ओल्ड वाइन का मजा आता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मतलब ऐसे अंदर से, लेकिन मैं सुना उससे बोल रहा हूँ। हाँ वो देखो मिस्टर हर्ष बोल रहे हैं, ठीक है। तो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ठीक है, तो वही वाला सीन यहाँ पे किया है। ऐसे जैसे हम लोग ना कंपनीज एक्ट में और कंपनी लॉ में सेक्शंस पढ़ते थे, यहाँ पे एसेज आता है। जैसे अकाउंट्स में एएस पढ़ते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैसे ही यहाँ पे उसका ना नाम उल्टा करके नया कुछ करना था तो ऐसे कर दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग।
एसेज बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे सेक्शन होते थे वहाँ, तो देखो यहाँ पे ना सीरीज में होता है, जैसे एसेज की ना सीरीज है, तो बोले हमारे ऊपर ना ये सेक्शन ऐसे 200 से 700 तक की सीरीज के अंदर जितने भी एसेज बने हैं ना सारे एप्लीकेबल है। तो क्या ये 500-700 एसेज है कि नहीं, क्या होता है 220, 240, 370 ऐसा करके अलग अलग टाइप से ऐसे एसेज बने हुए, तो वो ऑलमोस्ट सब हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। पहले कुछ कुछ थे, कुछ कुछ नहीं थे, तो समझो 32-40 अराउंड के मतलब ऐसे सारे कुछ एप्लीकेबल है। और जो चैप्टर्स अभी किया है ना, अभी मेरा जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है उसके हिसाब से चैप्टर्स अब थोड़े बल्कि कर दिए। प्रोफेशनल मतलब जो फाइनल का भी है ना, तो थोड़ा कंटेंट यहाँ भी डाला है, उसको थोड़ा सा बल्कि कर दिया, थोड़ा सा रीशफल करके चैप्टर्स अब थोड़े बल्कि हो गए, पहली चीज। और सेकंड, थोड़ा सा सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम है, देखो ये ऐसा बनाया उसका मतलब ये कि ऊपर नीचे कर दिया, सीक्वेंसिंग थोड़ा ऊपर नीचे, हाँ वो मेरा ऐसे ही है, ठीक है, वो जानबूझ के बनाया ऊपर नीचे, ठीक है, तो सीक्वेंसिंग को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम ही है। और हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, अपनी सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे, चैप्टर थोड़े से बल्कि हो गए। अब इसमें हमको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, तो देखो जैसे 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है प्रॉपरली, इसमें एट एनी कॉस्ट तुमको टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल लैंग्वेज बार बार बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के पढ़ना पड़ेगा, तभी वो यहाँ बैठेगी, और लिख लिख के प्रैक्टिस कर। हो गया क्या, कर दूं बंद? ठीक है, चलो ठीक है। तो अच्छा मैंने ना एक चीज देखी, तुम कहीं भी जाओगे किसी भी पूछोगे ना, ठीक है, तो ऑडिट में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं, सिंपल मॉड्यूल से बनते हैं, एकदम सिंपल मॉड्यूल से क्वेश्चन बनते, मतलब मॉड्यूल का जो सेंटेंसेस, फ्रेजेस और स्टेटमेंट्स होते हैं ना, कि कोई दे आस्क ना लाइक कमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ट्रू है कि फॉल्स है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन या मेजॉरिटी ऑफ जो चीजें, भले वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, इस लॉ के फॉर्म में या कुछ भी हो, वो आपको मॉड्यूल के अंदर की लाइंस में से ही मिलेंगे, तो मॉड्यूल की कोई लाइन हम लोग स्किप नहीं कर सकते, तो अभी भी हम लोग मॉड्यूल के साथ ही आगे बढ़ेंगे, कि तुम बाकी सारे सब्जेक्ट को साइड कर सकते हो, लेकिन ऑडिट में जितना भी सारा कुछ चला है, पिछले 5 अभी वाला पेपर भी जो बना था ना, भी मॉड्यूल के अंदर वो सेम टू सेम लाइन लिखी है, वही पेपर में छप गई, पेपर में वही आ गया कमेंट बताओ ये करो, तो मॉड्यूल से ही कंटेंट समझता है, तभी हम लोग मॉड्यूल के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अपना अप्रोच क्या रहेगा, सिंपल सीधी सी बात है, क्वालिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑडिट के अंदर क्वालिटी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर क्वांटिटी, तो हमको क्वालिटी आंसर लिखेंगे ना, क्वांटिटी दो दो तीन तीन पेज भरना नहीं है यहाँ पे, तो बैठ जाओ, आगे कहीं भी बैठ जाएगी, ठीक है। तो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। देखो हम लोग ना लॉ में फिर भी सोचते हैं कि भाई इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लिख देते, इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लिख देते, यहाँ पे उतना लिखाने के लिए रहेगा ही नहीं तुम्हारे मन से, तुमको एक तो मैं बता रहा हूँ की वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड, ये सब कुछ आना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस करना, अच्छे तुम्हारे वर्ड्स और सेंटेंसेस होंगे ना, उतना ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे मिलता है। मैं तुमको एक आंसर शीट दिखाऊंगा आगे चल के, जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो एक बच्चे को कैसे 70 में से 65, समझो इतनी सारी राइटिंग है ना, अब वो तो उसकी थोड़ी बहुत किस्मत भी होगी, बट कैसे मार्क्स मिल गए, तो उसकी जो हम लोग फ्रेजेस देखेंगे ना, सेंटेंसेस, वो कैसे मतलब उसने यूज करे थे, अगर उसने वही वर्ड जो मॉड्यूल में लिखी है, जो कीवर्ड है उसी को उठा के वहाँ पेश कर दिया, मार्क्स आपको आ जाते, समझ में आया, हम लोग वही देखने वाले, तो लिखे हमको प्रॉपरली अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स को यूज करना है, तो ये बताए। अच्छा कभी भी ना ब्लफ नहीं करना एग्जामिनर को, ब्लफ मतलब कि आप उसको ना धोखा मत दो, अपने आप को होशियार मत बनो, बनो और उसको मतलब ये मत सोचो कि वो है उसके यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं मतलब इतना जानता हूँ मेरे हिसाब से कि जो ऑडिट्स के पेपर चेक करते हैं ना, जैसे बिग फोर्स और ये बड़े बड़े जो ऑडिटर्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो गेट अपॉइंटेड एज अ चेकर वहाँ पे, तो एग्जामिनर वहाँ पे वो लोग चेकर बन के रहते हैं, लोग चेक करते हैं, तो जो वहाँ पे चीज़ें होती है ना, वो सब कुछ वो लोग देखते हैं, तो वो लोग उसके हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। ऑडिट में एकदम बेस्ट दोगे ना, तो भी एकदम मर मर के भी वो 60 लाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन अगर इज्जत से पढ़ोगे तो आता है, लेकिन उसमें है कि करने की फ्रेजियोलॉजीज और वो सब चीज़ें आपको यूज करनी है, तो एग्जामिनर के साथ घुमा घुमा के नहीं खेलना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसी को घुमा के, एक्टिव वॉइस में पूछा पैसिव में तुमने आंसर दे दिया, है ना, राम लड़का है क्या, लड़का राम है, ये मतलब ऐसा नहीं कर सकते वहाँ पे, और लिखा है आपका जो आंसर ना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपको फोकस करना है प्रेजेंटेशन टिप्स के ऊपर, मैं हमेशा बोलता हूँ देखो थाली में आपको खाना दे रहा है, एक साथ सब चीजें भर देगा, खाने का मन नहीं होगा, फिर उसको एकदम मस्त से फिगर आउट करके देगा आपको, जैसे आजकल नहीं आते जैसे हम लोग मिठाई का डब्बा देते हैं, या उसमें सूखी मिठाई इधर और ये अलग अलग टाइप की है ना प्रॉपरली, तो यहाँ पे मिक्स सप्लाई और वो पड़ा होगा जीएसटी में, बस तो उसको वैसा देना है, वैसे देना है तो मजा भी आए, तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से, और तुमको पता है
सबसे पहले देखो, एक चीज शायद मैंने तुमको लॉ में बताया था क्या, नहीं बताया था? देखो कभी भी ना, सबसे पहले अगर तुमको किसी के साथ कोई सीन क्रिएट करना है तो पहले उससे क्या करना है, डायरेक्टली आप जाके प्रपोज नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? पहले उससे दोस्ती करो, उसके आसपास उसकी दोस्तों को पटाओ, मतलब उनके बीच में पॉपुलर हो, उसके बाद फिर क्या करो, तो पहले क्या करो, दोस्ती, फिर क्या करना है, फिर क्या होता है, फिर प्यार। अब बोलोगे कि डायरेक्टली मेरे को प्यार करना है, तो नहीं होगा, पहले आपको अच्छा ये मैं केवल के कंटेक्स्ट में दे रहा हूँ ना, ऑडिट में मैं रिलेट करूंगा, ठीक है? तो पहले दोस्ती, फिर क्या, फिर प्यार, समझ में आ रहा है? तो हमको पहले दोस्ती करनी कॉन्सेप्ट से, जब तक हम लोग ऑडिट को समझेंगे नहीं ना, तो ऑडिट को ऐसे पढ़ नहीं सकते। तो पहले ऑडिट के टर्म्स, फ्रेजियोलॉजी, ये सब कुछ समझेंगे, उससे फेमिलियर हो जाएंगे ना, सामने वाला अपने आप ही अपना फैन बन जाए। तो ये तो हो गया बात। हाँ, अब ये तुम्हारा ऐसा कोई मॉड्यूल रहा होगा, तो हमारी प्यारी सी इंस्टीट्यूट आईसीआई ने इसको बनाया है, और इन्होंने ऐसा सब कुछ लिख के दिया है। बट बिफोर वी बिगिन, ये सब तुमको लगता होगा ये पढ़ना है शेक्सपियर वगैरह के बारे में, तो तुम पढ़ लेना, ठीक है? और अपने अगर सिलेबस को जानना होगा तो यहाँ से पढ़ लेना। ये देखो तुमको यहाँ चैप्टर्स दिया गया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे, अभी हम लोग बेसिकली चैप्टर 1 ही चालू करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 1 में क्या बता रहे हैं, ऑडिट क्या है, कैसे ओरिजिन हुआ है, क्या नेचर है, स्कोप है, ये सब कुछ। फिर ऐसे चैप्टर अलग 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 बन के आगे जाते हैं। अभी ऑडिट होता क्या, अभी तो हम लोग यही नहीं देखे, जैसे हम लोग लॉ पढ़े थे तो सब चले देखे थे लॉ क्या होता है, पहले ही अपना जो सेशन था उसमें अपन लोग देखे थे लॉ क्या होता है, वैसे अभी देखेंगे ऑडिट क्या होता है। तो ये सारे कुछ इसमें ऐसे एक एक चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, एक एक बारे में बताइए, इनिशियल पेजेस है, ये कोई काम का नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग मेन जो हमारा सिलेबस है, कंटेंट है, कि ये सेम ओल्ड सिलेबस में भी ऐसे ही है, न्यू सिलेबस में भी यही है। तो ऑडिट के बारे में देखते हैं, जानते हैं इसको। ऑडिट होता क्या है तुम्हारे हिसाब से? चलो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑडिट तुम्हारे हिसाब से, जो ऑडिट पढ़ने वाले। या एक चीज और बच्ची मेरे को बताने की, वो है ये जो अपना कोर्स का नाम है, ऑडिट एंड एथिक्स। पहले ना इसका नाम था ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, पहले नाम था, ये एथिक्स की जगह पे था वो अश्योरेंस। अभी उन्होंने नाम चेंज, नया सिलेबस लाना है ना, तो इसको हटा के क्या ला दिया, एथिक्स। एक्चुअली ये पार्ट ना ऐड हुआ है, ये ना एक्चुअली फाइनल का पार्ट है, ये फाइनल में, सीएमए फाइनल में भी है, सीए सीएमए फाइनल का पार्ट है ये एथिक्स। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, भर भर के सीए फाइनल में जब तुम जाओगे ना, तो अगर तुम इंटर पास कर लेते हो ना, तो इंस्टीट्यूट मान के चलती है, समझो हम तो ये मान के ही चलते कि तुम फाइनल भी निकाल लोगे। अब तुम फाइनल निकाली मतलब तुम सीए बन गए, समझ में आ रहा है? एंड एक बार तुम सीए बन गए, सीएमए बन गए, उसके बाद फिर तुम्हारे अंदर ना चीजें डील करना आना चाहिए, तो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स पता होना चाहिए। बस ये एथिक्स समझते हो क्या होता है, चीजों में कैसे बिहेव करना है, क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स का जनरल मतलब होता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये डिसाइड करना, व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज इनकरेक्ट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा एथिक्स की एक बात, अच्छी बात क्या होती है या बुरी बात, जो भी बोलो, तो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। जैसे मेरे को ये 500 रुपए का कोई नोट है, समझो गिरा हुआ मिला, तो मैंने उठा, मैंने अमित सर को दे दिया, सर किसी का होगा कोई आएगा तो दे देना। अब समझो इसने उठा लिया, इसके एथिक्स में था कि इसको कोई नहीं है, किसी का नहीं है तो मेरा है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट एथिक्स, तो ये डिपेंड करता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, समझ में? अच्छा वो गिरा ही किसी गरीब का होगा तो थिंग्स आर लाइक ना, समझ रहे हो? तो समझो समझो समझो, तो यही वाला सीन है कि हमको ये देखना है। तो ये एथिक्स अभी वर्ड आया है यहाँ पे include, मतलब कि एथिक्स वाला पार्ट अब हमको इंक्लूड हो गया, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। तो एथिक्स भी पढ़ेंगे हमको, इन्होंने जैसे हम लोग वहाँ पे देखेंगे फेमा वेमा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फेमा हमको सीए फाइनल में भी मिलेगा, ये हम लोग केवल इंट्रोडक्शन है, न्यू कोर्स में है, ओल्ड कोर्स में तो था नहीं, न्यू कोर्स में ये फेमा का इंट्रोडक्शन अभी आया है। ऑल्दो सीए फाइनल में आज भी हो, सेल्फ पेस मॉड्यूल वाले में आज भी है, लेकिन अभी बस हमने इंट्रोडक्शन दिया। वैसे ही ना एथिक्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, सब मेन जो हमको पढ़ना है वो सीए फाइनल में ही पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि है क्या, ऑडिट होता क्या है। चलो तुम लोगों के हिसाब से बताओ ऑडिट क्या होता है, एक एक करके। बेटा जो देख के बोला होगा ना, तुमको पता है उसकी शादी तो होगी, पर वो नहीं होगा, समझे? देखो पहली क्लास में बोलना पड़ता है क्या, और भाई जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो वो लोग जिनको नहीं पता है, उसको भी नहीं पता होगा, शादी होगी लेकिन वो नहीं होगा, है उसको भी पता है, ठीक है? हाँ, खाना ही नहीं होगा। हाँ हाँ बोलो। और कोई?
और चलो वैसे हम लोग ऑल दो लॉ में एक बार इंट्रोडक्शन देख रखी है ऑडिट के बारे में, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझते क्या होता है। ऑडिट एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूँ ना तो चेक करना, किसी और के काम को, किसी ने किया है किसी काम को, उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना, यही वर्ड्स है। चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, रिव्यू करना। देखो वर्ड्स यही है, चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, रिव्यू करना। यही सब करने को जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिट या ऑडिटिंग, है ना। और जो ये बंदा कर रहा है वो ऑडिटर, प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिटिंग। ऑडिट कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रोसेस को ऑडिटिंग बोलते हैं, और जो कर रहा है वो ऑडिटर। ये जनरल सेंस में होता है, ठीक है। ऑडिट, ऑडिट का मीनिंग ना बहुत बड़ा है, बहुत मतलब वाइडर मीनिंग है अगर हम लोग देखें। और ऑडिट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, समझो। आज की डेट में अगर हम लोग इसके लिए ऐसे तो ऑडिट उस टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉ जब पढ़े थे। भाई अगर मेरा कोई धंधा है, समझो मैं धंधा कर रहा हूँ, या जैसे हम लोग कंपनी देखते हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, उन्होंने अपना पैसा लगाया, उन्होंने डायरेक्टर्स को दिया, डायरेक्टर ने साल भर में क्या कर्म किया, क्या कांड किया हमको नहीं पता, उन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ करके हमको दिखा दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट शो कर दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे दिया, हमको इतना प्रॉफिट हुआ, हमको इतना लॉस हुआ, ये हुआ वो हुआ। हम तो लेकिन घर में थे ना, हम डेली यहाँ 365 दिन आके चेक तो करे नहीं, तो हमको कैसे पता। अच्छा चलो डायरेक्टर्स तो बोल रहे हैं ना, पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन आज भी हो सकता है लोग अंदर मिलके घपला कर रहे हो, चोरी चमारी कर रहे हो, समझ में आ रहा है, वो हो सकता है मैनिपुलेटेड अकाउंट हो। तो उसको प्रॉपरली कोई पढ़ा लिखा, जानकार, सर्टिफाइड ऐसा कोई इंसान आके चेक करे तो हमको ज्यादा विश्वास आता है। हम लोग बोलते हैं नहीं, कंफर्मेशन। अश्योरेंस और ऑडिट क्या, कंफर्मेशन ही तो है। जैसे कि अगर समझो ये आंचल, ये एक ऑडिटर है, अब मेरी एक वही कंपनी है, हम लोग कंपनी के मेंबर्स है, कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के एक चीज दिए कि भाई हमको इतना प्रॉफिट हुआ, हमारा असेट है एक 10 करोड़ की बिल्डिंग है, या हमने ये लिया है स्टॉक, ये किया है, सब कुछ दिखा दिए, प्रॉफिट कम दिखा दिए, लॉस ज्यादा दिखा दिए, ऐसा कुछ भी कर दिए। के लिए हमको एक श्योरिटी तो होना चाहिए कि भाई ये लोग जो बोल रहे सही बोल रहे, पर चेक तो करा ले। तो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऐसी कोई रिकॉर्ड्स को चेक कराते हैं ना, तो डेट इज अ ऑडिट। समझ में आ रहा है, और जो वो करने आ रहे हैं वो ऑडिटर। अब यानी कि हमको एक चीज समझ में आई कि जो ऑडिटर होगा वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन जनरल। समझ में आ रहा है। अब टाइप्स ऑफ ऑडिट और ये सब कुछ होता है। ऑडिट मतलब चेक, चेक या वेरीफाई करना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ना ऑडिट की डेफिनेशन एकदम अच्छे से याद कर रहे हैं। और अब ना ये घर जाके ना कभी मन होगा ना तो इसको पढ़ना। समीर एक यंग ये है, ये एस्पिरेंट है, तो उसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है बिजनेस और फाइनेंशियल डीलिंग्स में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलती है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में पढ़ते रहता है बिजनेस और इकोनॉमिक्स न्यूज़ के बारे में, जो कि तुम लोग नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। तुम्हारी जितना ही है, यंग सी एस्पिरेंट है, तुम्हारे जैसे ही है, हाँ तो वही बोलो, बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑन दी पर्टिकुलरली, जो कि सोशल मीडिया हैंडल्स में भी आ रही चीजें। आज के डेट में सारा कुछ, वो फिन इन्फ्लुएंसर्स सुने हो, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बोल के अलग अलग लोग आके वहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, बस वही वाला, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर और सो उसने क्या देखा है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं बहुत सारी कंपनी के, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनका कहाँ पब्लिश होते हैं, न्यूज़ में ऑफकोर्स। लोग जब एलओडीआर और ये सब कुछ पढ़ते हैं ना, मतलब सेबी के रेगुलेशंस पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, उनको जैसे हम लोग आरओसी को नहीं देते सारा कुछ रिकॉर्ड्स, वैसे ही ये जो लिस्टेड कंपनी, इनको आरओसी को तो देना ही होता है, साथ में सेबी को भी देना पड़ता है और न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है। देखना हर बार जब जैसे ईयर एंड होता है ना, मार्च होगा ना, तो जून जुलाई के टाइम पे ना तुमको सबका अकाउंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट छपा हुआ दिखेगा। तो उसने ना बहुत सारी वेबसाइट्स में भी विजिट किया है, बोल रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना टैक्स गुरु और मनी कंट्रोल, ये ऐसी ऐसी साइट्स है ना, वैसा। और उसने क्या देखा, एनुअल रिपोर्ट्स याद है, सेक्शन याद है, रिटर्न है वो, और 92 और 137 दोनों मिला के, समझ में आ रहा है, दोनों मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट अटैच होती है, ठीक है, और बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच होती है, तो वही एनुअल रिपोर्ट भी हो जाती है, साथ साथ उसमें एनुअल रिटर्न भी आ जाता है, सेक्शन 92। तो इनका जो एनुअल रिपोर्ट में भी है ना, उसमें भी बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऑडिट रिपोर्ट अटैच है, जो कि कौन सा चार्टर्ड अकाउंट है, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो अब उसको क्या दिक्कत हो रही है, वो बोल रहे हैं कि उसको ना बहुत ईगर है, ईगर मतलब जानना चाह रहे हैं, जिज्ञासु है, ठीक है, कि फाइनेंशियल रिजल्ट जो होते हैं किसी भी आईटी कंपनी के, और फिर ट्रैक कर रहे हैं वो जो एनुअल ऑडिटेड रिजल्ट है, बोल रहे हैं वो फ्राइडे इवनिंग को डिक्लेयर हुआ है, शेयर जो है वो बीट कर दिया मंडे को, एज सुन एज दी मार्केट ओपन, फ्राइडे इवनिंग को रिजल्ट हुए, और जैसे ही रिजल्ट सबके सामने है, मार्केट बोल रहा है मंडे को खुलते ही गिर गए, बीट कर दिया, मतलब नीचे आ गए।
क्यूरोसिटी उसको क्या लेके आई कि एडवर्स मार्केट रिएक्शन क्यों आया, मार्केट क्यों गिर गया, ठीक है, इतना क्यों गिर गया। तो लिखा है ही गॉट टू नो डेट कि जो ऑडिटेड प्रॉफिट्स है ना कंपनी का वो बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन। ऑफ कोर्स ये होता है प्रॉपर्ली हर क्वार्टर एंड के बाद होता है। अगर कोई स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में कर रहा हो ना तो पता है हर क्वार्टर एंड के बाद रिजल्ट आते हैं बड़ी बड़ी कंपनी का। लोग ना इसमें जुआ सट्टा खेलते हैं। मतलब कैसे, मैंने बोला टीसीएस का इस क्वार्टर में प्रॉफिट होगा, अभी दिसंबर को क्वार्टर खत्म होगा, जनवरी 15-20 तक के रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो लोग इसमें करते कि भाई देखना 5,000 पॉइंट से ये बढ़ेगा, मतलब ऐसे समथिंग अराउंड समझ लो इतने का प्रॉफिट होगा इतने का लॉस। तो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की ऊपर जाएगा और वो नीचे चले गया, या मार्केट एक्सपेक्टेशन यहाँ थी कि ऊपर चले गया, तो कभी कभी बढ़ जाता है। तो वही बोल रहे हैं ऑल्टर्स had remarked adversely on some matters which is not taken kindly by the market। और ये अब आती बात क्यों हुआ, क्योंकि ऑडिटर ने क्या रिमार्क दिया, कुछ गलत रिमार्क दिया एडवर्सली। अभी ये सब हम लोग समझेंगे। तब समझो अभी जैसे तनीषा बोल रही थी ना, ऑडिटर यहाँ ऑडिट कर रहा है, चेक कर रहा है, तो चेक करके करेगा क्या, वो कुछ देगा अपनी ओपिनियन। अरे जैसे तुमने मेरे पास कोई चीज लाई, तुमने अपने आंसर चेक करा है, मेरे से पूछते हो ना कि यार इसमें क्या राइट है इसमें क्या रॉन्ग है, इसको कैसे अच्छा करना है कैसे नहीं करना है। वैसे ऑडिटर भी आएगा, ऑडिटर ने चेक किया है ना, चेक करके क्या मुंह जैसे खड़े थोड़ी ना रहेगा, वो अपनी एक रिपोर्ट बना के देगा, बोलते ओपिनियन। समझ में आ रहा है। तो वही है। अब उसके बाद ना ये बाकी की चीजें फारसी लिखी कि उसके अंकल को एक्सपांडिंग करने का मन है और ये सारी चीजें लिखी। मेरे को बस यही बताना था कि ऑडिटर ने अगर कोई मैटर दिया तो देख रहे हो ऑडिटर की एक छोटी सी चीज कंपनी को ऊपर से नीचे तक हिला सकती है। तब तुम लोगों के पास कितनी वाइडर पावर रहेगी, वन जो क्वालिफाइड एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, और तुम किसी बड़ी कंपनी लिस्टेड कंपनी के बारे में कुछ भी लिख दिया तुमने, अच्छा बुरा जो भी है, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। अच्छे को तुमने बुरा लिख दिया तो गलत है ना, अच्छी कंपनी को आपने बुरा लिख दिया और उसके शेयर एकदम से नीचे गिर गए तो ऐसे वापस थोड़ी नहीं बढ़ेंगे, तो वो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अच्छे से चेक करना है। लेकिन जहाँ आपने सही का सही चीज लिखी है, गलत था तो गलत लिखा है, और उससे अगर मार्केट गिर रहा है तो समझ लो कितना बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है आप लोग के। तो ये आपको अल्टीमेटली देनी है ओपिनियन। और ये वही सब बोला कि यूनियन बजट में बहुत सारी, अभी इसको ना घर जाके एक बार बाद में पढ़ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं वही सारी चीज़ों के बारे में कि रियल लाइफ में क्या कैसे होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट आज के डेट में ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ वही सारी चीज़ें तुमको मिलेगी कि आज के डेट में कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट बोल सकते हो, इतना इजीली ना उसमें कोप आउट करना बहुत हार्ड है। मतलब कि आप इतने इजीली कोप नहीं, बस ऐसे ही सब चल रहा है ऐसा नहीं होता है। कभी जीएसटी वाले आ रहे, कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। इन्वेस्टर्स क्या डिजायरस है, कैसी कंपनी में लगाना चाह रहे हैं जो कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, बहुत अच्छी होगी और सही सही से क्रेडिट वर्दी होगी उसकी पोजीशन। कभी भी ना क्रेडिट वर्दी क्या होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिबिल स्कोर अच्छा है, भाई आपको अगर दिया है पैसा तो आप वापस रिटर्न करोगे, आप अपने पैसे को अच्छे से यूज करें। तो वैसे आज के डेट में वैसी ही कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हैं। फालतू की चीज। इधर आओ, ऑडिट कहाँ से आया, बोल रहे कि यहाँ से आया। देखो अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से देखेंगे ना, इंडिया में ऑडिट कैसे आया, बोल रहे कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, सुने हो कभी कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र दिया था, लिखा था, नियम बताए थे उसने, ठीक है। कब दिया था, 4th सेंचुरी बीसी। व्हाट इज दिस बीसी, हम वही वो बचपन में पढ़ते थे जो, और कुछ मत समझ, है ना। और हंसते यार, मैं, अरे तो हो सकता है ना बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिस गेल भी तो हो सकता है, तो वो मत समझना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो लिखा है, हम लोग ये समझेंगे ना, उसके लिए हमको देखना है कि क्या पुराने टाइम पे था क्या ऑडिट। ऑफ कोर्स ऑडिट पुराने टाइम पे भी था। इट टॉक्स अबाउट फिक्स अकाउंटिंग ईयर। अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा था, फिक्स अकाउंटिंग ईयर, प्रोसेस फॉर द क्लोजर ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट फॉर द सेम। मतलब कि हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। समझ में आ रहा है, ये बताना चाह रहा है क्या, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये बताना चाह रहे हैं, इसको जस्ट एक रीड मारना है। अभी हम लोग पहले ऑडिट समझेंगे ना, तो उसके बाद यहाँ से आएंगे, बट पहले ऑडिट समझते हैं। तो ऑडिट जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ऑडायर, ऑडायर से है। ऑडिट ऑडायर वर्ड से है, कौन सा, लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड ऑडायर से वर्ड निकला है ऑडिट, लैटिन वर्ड ऑडायर से वर्ड निकला है ऑडिट, लैटिन वर्ड ऑडायर से वर्ड निकला है ऑडिट, AUDIRE, AUDIRE, ऑडायर से लैटिन वर्ड है ये एक ऑडायर, उससे एक मीनिंग निकला है ऑडिट। अब उसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है टू हियर। ओ वाओ, टू हियर, सुनना। यहाँ पे क्या सुनते हो, तो मेडिवल समझते हो, पुराने टाइम से, ओल्ड एंशियंट टाइम्स में ऑडिटर को यूज टू हियर द अकाउंट्स आउट टू देम टू चेक दैट द एम्प्लॉइज वर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। पहले क्या होता था, अकाउंट्स को बोल बोल के मतलब समझो बताया जाता था कि कहीं एम्प्लॉइज ने कुछ गलत केयरलेसली काम तो नहीं। पहले टाइम का बात बता रहे हैं हम लोग ना, लेटिन वर्ड, वहाँ पे ये वर्ड यूज होता था ऑडायर। ऑडिटर जो होता था, जो बंदा होता था जो चेक करता था, वो उसको सुनता था समझता था, सुनता था मतलब कि समझता था कि क्या कोई एम्प्लॉइज या किसी ने घपलेबाजी तो नहीं की है। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, याद है कि तुमको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कभी सिविल वगैरह में पढ़े होंगे।
हाँ हिस्ट्री वगैरह में, ठीक है, कि यूरोप में आया और ये सब चीज़ें कराई है, हमारी कोई काम करनी। तो देखो धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया हमारे यहाँ आया और उन्होंने ये अकाउंटिंग और ऑडिट फंक्शन हमारे यहाँ लाया, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो आज की डेट में सीएजी चलता है, तुमको पता होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए सब बोले, जो कि पूरा गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को देखता है। अब देखो फिर उन्होंने, अब आया सबसे मेजर स्टेप, हिस्ट्री में अगर हमको कुछ चीज़ समझनी है तो यही समझनी है। देखो इस पूरे पैराग्राफ में अभी तक कि तुमको कुछ निकालना है ना, तो ये यहाँ तक का मीनिंग निकालना, ईयर तक का, उसके बाद ये, तो फिर क्या एस्टेब्लिश हुआ, ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, तुम्हारी मदर बॉडी, समझ में आ रहा है ना, तुम्हारा देखो वो बोलते हैं ना, जैसा भी है हमारा पति हमारा देवता है, समझ में आ रहा है, वैसे ही ये तो बहुत अच्छा है भाई, तुम्हारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एज अ स्टेचुटरी बॉडी, स्टेचुटरी मतलब लीगल लॉ के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर एक लॉ नहीं बना है, स्पेसिफिक बना है, समझ में आ रहा है, ऐसे ही वैसे नहीं बना है, पार्लियामेंट के थ्रू, तुम अपने मॉड्यूल के सबसे पहले पेज में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, समझ में आ रहा है, मतलब कौन से 1949 बनी और क्या प्रोफेशन आया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन हमारे इंडिया में आया, सबसे पुराना अगर कोई प्रोफेशन है ना, मतलब कि ये अकाउंटिंग और ये कोर्स में ये का ही है, समझ में आ रहा है, सीएमए ये भी है लाइन से, बट सीए का प्रोफेशन सबसे पहले आया था, 1949 में एक्ट बना, और ये जहां से इंट्रोड्यूस हुआ, तो पूरा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का जो एस्पेक्ट है ना, सारा सारा हमने किसको दे दिया, कि आईसीआई को। अब सारा कुछ इसमें डील कौन करता करवाता है, आईसीआई। फिर हम लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, नफरा, अरे वहाँ पे वो पढ़े थे ना, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल, तो वो एक नई अथॉरिटी आई, वो हो गया। उसके बाद लोग जैसे इंडिया की लेवल में देखते हैं ना, वर्ल्ड की लेवल में, अब वर्ल्ड में हम लोग क्या चाहते हैं, हर जगह हारमोनी बनाए, तो हम लोग यहाँ एएस और ऐसे यूज कर रहे हैं ना, जैसे यूके में भी होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में भी होना चाहिए, लंदन में, मतलब हर जगह पे, यूएसए में भी होना चाहिए, तो हम लोगों ने एक वर्ल्ड की बॉडी दी है, अलग अलग एसोसिएशन होते हैं ना, इंटरनेशनल एसोसिएशन भी है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बने हुए, जो अपने को यहाँ पे लॉ बना के देते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एसेज बना के देते हैं, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट की डेफिनेशन, अब हमको ये डेफिनेशन कैसे भी करके, बट पहले इसको समझते हैं कि ऑडिट क्या है। तो इन जनरल तो हम लोग देखें, ऑडिट मतलब चेक करना, अब चेक करने पे ना एक और वर्ड आ जाता है, वाउचिंग, तो कभी वाउचर्स, वाउचर्स होता है ना, क्या होता है वाउचर्स, रिसिप्ट, रिसिप्ट बुक बोलो, जो भी रिसिप्ट्स है, ठीक है, वाउचर जो आपने काटे, अरे जो हम लोग बिल काटते हैं, सारी चीज काटते हैं ना, वो वाउचर होता है, तो चेक करने को वाउचिंग बोलते हैं, समझ में आ रहा है। अभी ऐसी कुछ कुछ टर्म्स और फेजेस में बताऊंगा, सबसे पहले देखते हैं ऑडिट। ऑडिट बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन, बीच में देखो एक वर्ड उसको चाहता तो ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन बोलता है, लेकिन उसने क्या वर्ड लिखा है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट मतलब कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज, फाइनेंशियल इनकम। अब समझो मेरी एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बोल रहे हैं ना कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अभी बेसिकली हम लोग जो इंटर लेवल में पढ़ रहे हैं ना, और जो अभी हमारे को एनजीओ वगैरह के कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हम लोग यहाँ फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर देखेंगे, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स नहीं देखेंगे, बट ऑडिट फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल मैटर दोनों के लिए, बट एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट जो सी होते हैं सी में, बेसिकली जो चलता है वो फाइनेंशियल ऑडिट ही चलता है, और हमारा जो इंटर का कोर्स है ना, मेजरली वो पूरा फाइनेंशियल ऑडिट के पर ही रिवॉल्व करता है, तो इसलिए हम लोग किसको चेक करें, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ऑडिट क्या बोलते हैं, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट मतलब एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का भाई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अच्छा किसका, अरे एनी एंटिटी, एनी एंटिटी, बहुत वाइडर वर्ड है ना, एक एक वर्ड का देखो कितना महत्व है, लिख दे एनी, चाहता तो कुछ और लिख सकता था, एनी एंटिटी, समझ में आ रहा है, एनी मतलब कोई भी हो, भले बड़ी हो छोटी हो, भले प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट, कोई भी हो। अच्छा एंटिटी मतलब कि यहाँ क्या कंपनी लिखा है क्या, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म लिखा है क्या, इंडिविजुअल, यानी कि सब आ गए कि समझ में आ रहा है, कोई भी हो, इंडिविजुअल पार्टनरशिप एओपी एचयूएफ कोई भी हो, सब के सब इसके अंदर हो जाते हैं। तो ऑडिट मतलब एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किस चीज का भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसका, किसी भी एंटिटी, ऑफ एनी एंटिटी, अच्छा भले वो क्या हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो, भले छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो ना हो, छोटी हो या बड़ी हो, एक साथ, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज, देखो मैं बता रहा हूँ साइज या लीगल फॉर्म, साइज मतलब कि बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी साइज की हो, भाई मैं इंडिविजुअल हूँ, अपन लोग मिलकर पार्टनरशिप होगा, कंपनी में 5000 लोग हैं, 200 लोग हैं, 2 लोग हैं, डजंट इवन मैटर, कोई भी साइज, फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, एओपी भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फॉर्म, साइज मतलब कि आपकी साइज बता दिया वहाँ पे, लीगल फॉर्म मतलब आप किस फॉर्म में, आप प्रोप्राइटरशिप में, इंडिविजुअल,
अच्छा ये हम एग्जामिनेशन कर रही थी, एग्जामिनेशन जो कर ली, अब बोलते हैं यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कर रहे हो ना, आपको देनी है अपनी एक ओपिनियन। एक एक वर्ड का मस्त मीनिंग है। बोल रहे हैं, अच्छा मैंने एग्जामिन तो कर लिया, अब मैं अपनी एक रिपोर्ट बना के ओपिनियन दूंगा। बट मैंने हम लोग तभी तो बोलते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट जो बोलते हैं यही है। हमने एक्चुअली जो ऑडिट वहाँ पे चैप्टर 10 में जो पढ़ा था ना लॉ में, ठीक है, वो तो एक बस ऐसे कंक्लूजन था कि बस थोड़ा बहुत समझ लिया ऊपर ऊपर से। हाँ पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस है, वो तो 10 मार्क्स के लिए रिलेवेंट रहता है वहाँ का ऑडिट। यहाँ तो पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस हमको यहाँ पढ़ना है। तो ऑडिट क्या है, चलो वापस से। ऑडिट मतलब बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इसका भाई इसका whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, ये क्यों कर रहे हैं, conducted for opinion thereof। अच्छा एग्जामिने, अब देखो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, तुम चाहो तो इसको और भी थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो, बाकी पूरा सेम रखना। when such an examination is conducted, लिख सकते हो कि the examination is conducted for giving in an opinion। अल्टीमेटली बोल रहा है ऑडिट क्या है, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका, एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। ऑल्दो नॉन फाइनेंशियल भी होता है, बट हमारे यहाँ रिवॉल्व मेनली क्या करते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का किसी भी एंटिटी का, भले ही वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, उसकी साइज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, ये हम लोग क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, विद एन एम टू गिव ओपिनियन। समझ में आ रहा है कि हम लोग इसमें एक ओपिनियन दें, समझ में आ गया। तो अब हम इसको याद कर रहे हैं, याद कर ली है ना। एक बार और बोल पाओगे, अभी नहीं पूछूंगा। तो एक बार और मैं ही बोलता हूँ, सुनना देखो। यहाँ पे ना मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा वर्ड्स हो ना कॉमन, जो इसके लैंग्वेज के वर्ड है, हम लोग कॉमन वर्ड्स ना यूज करके जो लॉ की लैंग्वेज, क्योंकि देखो जो मैं बोलूंगा तुम लोग सुनोगे और उसी को ही याद रखोगे, उसी को ही दिमाग में बना लोगे। मैं ऐसे 100 बोलूंगा तो तुम 60 ही वो कर पाओगे, याद कर पाओगे जो मैं वर्ड्स बोलूंगा। तो वो एटलीस्ट वो जो वर्ड 60 वर्ड्स भी हो ना, तो 60 वर्ड्स टेक्निकल होने चाहिए। तो ऑडिट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का किसी भी एंटिटी का, भले ही प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, है ना, भले उसका कोई भी साइज या लीगल फॉर्म हो, और इसका एम क्या होता है कि हमको ओपिनियन देना, ठीक है, ऐसा करके। अब जब कभी भी हम लोग इसका ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे, तब अभी जैसे अपने को नोट्स बनाने, ठीक है, तो अपने को नोट्स बनाते टाइम एक ही चीज याद रखना है, ठीक है, इसको पॉइंटर्स में लिखना है ऐसा करके। भाई ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज का, किसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। मैं लिखाऊंगा इसको, प्रॉपरली लिखाऊंगा, अभी केवल तुमको बता रहा हूँ, अभी तो हम लोग केवल समझ रहे हैं, ठीक है। और ये तो हम लोग देख लिए कि 100 मार्क्स का पेपर आते हैं, बाकी से अब ना उसको ना पूरा चीड़ फाड़ कर दिया, वो क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम करके क्या होता है कैसे होता है। अच्छा ऑडिट की जो डेफिनेशन साइसिव एनालिसिस है, अभी 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 रुको आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंसाइसिव एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन ऑडिटिंग ब्रिंग्स आउट द फॉलोइंग वर्ड, वही जो बोल रहे हैं चीड़ फाड़ कर देना। पहले बोल अपन लोग बोलते थे ना कि चीड़ फाड़ कर देना, उसको इसने एक नया वर्ड डाल दिया ये। अब बोल रहे सबसे पहले एक जो वर्ड था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होता है, वो ये बता रहे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट करने वाला ऑडिटर वो बंदा होना चाहिए इंडिपेंडेंट। जो मैं, मेरी भाई की कोई कंपनी है, वहाँ पे जाके ऑडिट कर रहा हूँ, अमित सर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, बट उनकी वाइफ यहाँ पे क्या डायरेक्टर है, समझ में आ रहा है, प्रमोटर है, तो क्या वो यहाँ का ऑडिट कर सकते हैं, नहीं। अच्छा वो कर भी देंगे तो वो तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना, कहीं ना इंडिपेंडेंस नहीं है। मैम अगर कुछ गलत भी करी होगी तो वो तो सही बोलना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा मैम खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, खुद कर सकती है कि अपनी कंपनी का, नहीं, इंटरेस्ट आप अपने बारे में कैसे गलत बोल सकते हो, नहीं बोलोगे, ये फिक्स है, समझ में आ रहा है। बस वही वाला सीन है, तो हम लोग ये सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। बट उसके पहले और एक दो ना visual, ये हम लोग देखेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब ना हमको बहुत 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 अच्छे से समझना ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का। ऑडिट और ऑडिटर्स में ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का, तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हमको ऑडिट में एक ओपिनियन देना है, हमारा पर्पज ही क्या है, ओपिनियन देना। अच्छा तुमने ना बचपन में शायद B.Com अगर एग्जाम में पढ़ा होगा कि ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड इज नॉट अ ब्लड हाउंड, ये सब कुछ सुना होगा, ठीक है। तो ऑडिटर को एक भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं। अगर मैं ऐसा प्रॉपरली ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन भी, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन यही होता है, भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला नहीं। सिंपल सीधी सी बात, और वो सही भी है। हाँ, तो होता क्या है, जो ऑडिटर है ना वो मतलब कि ना देखो कंपनी किसी और की है, मैं तो इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, मैंने देखा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने लाए गए हैं, इसमें ये अच्छा है ये खराब है, ये अच्छा है ये खराब है, तो मेरी ड्यूटी है अच्छे को अच्छा और खराब को खराब जो है वो बताना है।
क्या देना है, ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है वो बताना है। मैंने अपने हिसाब से अपनी ओपिनियन दी, तो मैंने वहाँ पे केवल ओपिनियन दे सकता हूँ। समझो कोई डायरेक्टर फ्रॉड में इन्वॉल्व था, समझो वो हर्ष डायरेक्टर था, वो फ्रॉड में इन्वॉल्व था, तो मैं हर्ष को ये नहीं बोल सकता कि हर्ष तू ये कर, तू वो कर, ये कर। मैं कंपनी का कुछ थोड़ी हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट पर्सन। समझ में आ रहा है? मैं केवल अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ। एक्शन लेना नहीं लेना किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर। याद है हम लोग एक सेक्शन पढ़े थे 143 सबसेक्शन 12 में, ऑडिटर को जब 1 करोड़ उसके ऊपर का फ्रॉड दिखता है तो रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एमसीए की सेक्रेटरी को, सीलबंद लिफाफे में। तो वहां पे भी मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, मेरा काम क्या, केवल ड्यूटी है मेरे को बताना अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, जो हुआ है मेरे को वहां बताना है, बस वैसे ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ये जो 2 पॉइंट भी है ना, तो भी ना हम लोगों को याद करना है पहले दिन। अच्छा, तो देखो क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिखा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या वो फ्री है क्या एमएमएस से, मटेरियल मिस्टेक। तो शॉर्ट में बोलते हैं, अब इसको कोई दिमाग से उल्टा और सीधा मत लेना, इसको अब मैं बार बार एमएमएस बोलूँ, एमएमएस या ऐसा हम लोग, ठीक है, इसको आरएमएस भी बोलते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक, रिस्क ऑफ एमएमएस भी। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी का एमएमएस मतलब कुछ और मत समझना, एमएमएस मतलब कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। तो अब ये होता क्या, ये सब क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क से किए गए। अब ये दोनों वर्ड्स का भी ना पोस्टमार्टम होता है, पहले तो मिसस्टेटमेंट क्या होता है और मटेरियल क्या होता है। चलो मटेरियल देखते हैं। मटेरियल मतलब बड़ा भारी, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, बड़ा भारी, ये बोल सकते हैं। मिस स्टेटमेंट जैसा होना था वैसा नहीं है, कुछ गलत है, जानबूझ के कुछ गलत है, फ्रॉड है, समथिंग कुछ मिस स्टेटमेंट है। मेरे को तुम दिखा रहे हो प्रॉफिट, सॉरी लॉस दिखा रहे हो, जबकि तुमको था प्रॉफिट, इसलिए दिखा है कि इनकम टैक्स ना देना पड़े, प्रॉफिट को तुमने कम कर दिया और क्यों सेल्स इन्फ्लेट कर, गलत किया ना आपने, सेल्स की जो आंकड़े दिखाए वो गलत दिखाया, मिस स्टेटमेंट दिया उसको। तो आपको यही चेक करना है बीइंग एन ऑडिटर कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट और नॉट। तो आपको एक तो ये चेक करना है, सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिगार्डिंग, और सेकेंड वेदर दे आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब आपके ऊपर जो जो लॉज लगते हैं ना, एकदम सिंपल। मैं कंपनी हूँ तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस लिखे हैं ना, आपको ऐसा बनाना है, जैसे कि सेक्शन 92 में लिखा है एनुअल रिटर्न, तो मैं एनुअल रिटर्न 92 के हिसाब से ही बनाऊंगा ना। 128 में लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समझो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज में लिखा है डिविडेंड ऐसे पे करना है, डिविडेंड के लिए ये पैसे यहाँ पे डालने, तो मैं वैसे ही फॉलो करूंगा ना। तो वही आपको आगे चेक करना है, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहे लॉ। समझ में आया? तो जब तक आप वो सब चीजें नहीं पढ़ोगे ना, तब तक ये करोगे कैसे, ऑडिट करने आए तुमको दिखा कि भाई कंपनी ने साल भर में डिविडेंड डिक्लेयर किया, इंटरिम दिया है, फाइनल दिया है, अब वो एज पर दी लॉ की पॉलिसी के हिसाब से दिया है कि नहीं, लॉ ने जैसा बोला है 5 दिन के अंदर आपको ये अकाउंट में डालना है, 30 दिन के अंदर पे कर देना है, नहीं करोगे 7 साल तक कोई नहीं है तो आईपीएफ में डालना है, पढ़े होंगे ये सब। तो ये सब हुआ है कि नहीं, जब तुम लॉ पढ़े रहोगे तभी तुमको ये आएगा, तो इसलिए पहले हमने लॉ पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे ऑडिट। तो वही लिखा है, आपको आके चेक क्या करना है कि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना वो है कि नहीं। जैसे कि अगर समझो मैं कंपनी हूँ तो कंपनीज एक्ट, अच्छा मैं अगर लिस्टेड हूँ तो सेबी भी आ जाएगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस एक्ट, और बैंकिंग कंपनी तो बैंकिंग एक्ट भी आ जाएगा। मतलब कौन से आपके ऊपर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, नफरा, समझ में आ रहा है, ये सारी चीज आपको चेक करना है। तो बीइंग एन ऑडिटर मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है बोल रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि कोई एमएमएस है क्या, क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है या उससे फ्री है, वो आपको ये चेक करना है। सेकेंड कि जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, यानी कि एप्लीकेबल लॉ, फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब कि आप जो फाइनेंशियल्स बनाए, जैसे कि हम लोग एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं और अपना एओसी फॉर अगर फॉर्म फाइलिंग करते हैं एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज होगा, तो क्या है हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है, जैसे लिखा है ना कि मीटिंग के 30 दिन के अंदर ये, 60 दिन के अंदर ये फॉर्म फाइलिंग होना है, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर मैं तो मेन ऑब्जेक्टिव ये बोला। अब एक और टर्म आया, ये कौन होता है, ऑडिटर। ऑडिटर कौन है, जो ऑडिट करने आ रहे हैं। ऑडिटर इज यूज टू रिफर टू द पर्सन और द पर्संस कंडक्टिंग द ऑडिट। जो ऑडिट कर रहे हैं ना उसको ऑडिटर बोलते हैं। यूजुअली द एंगेजमेंट पार्टनर और द अदर, अब ये एंगेजमेंट अभी तुमको चलो एंगेजमेंट का एक बार मीनिंग समझते हैं। एंगेजमेंट तुम्हारे हिसाब से क्या होता है एंगेजमेंट, झूठ डाल लो, एंगेजमेंट मतलब वो सगाई होता है, झूठ बोल रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा प्रोफेशनल बताने के लिए सच बोल रहे हो। एंगेजमेंट मतलब सगाई होता है, भाई आई एम एंगेज, ऐसे अंगूठी दिखा दिया, देखो कौन कौन पहना दिखाओ, एक ये एंगेज, और कौन पहना, दो,
ये वाले फिंगर में जो पेन है, ये पेन ही है। ये फिंगर में वैसे भी नहीं पहनना चाहिए। अपना जो रिंग्स पहनते हैं ना, या तो ऐसे शौक के लिए पहनते तो अलग है, बट रिंग्स के लिए ना अलग अलग वो होता है, बोलते फिंगर के हिसाब से होता है कि जैसे अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आता है तो वो जो अंगूठी जहाँ पे पहनी है ना, वो वहीं पहनते हैं, वो कंट्रोल, तभी तो उसका कंट्रोल है इमोशन। चलो छोड़ो, इधर 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 आओ। अब ये पूरा एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट मतलब वो सगाई वाला एंगेजमेंट नहीं यहाँ पे। एंगेजमेंट मतलब कि हम लोग जो कोई पर्टिकुलर ऑडिट का काम करते हैं ना, तो डेट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, लिख लो अगर कहीं लिखना है तो। एंगेजमेंट मतलब इन जनरल एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? अभी पार्टनर वार्टनर मत लिखना, एंगेजमेंट मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये लिख सकते हो। हाँ, दोनों लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। और एक और चीज लिख सकते हो, पर्टिकुलर असाइनमेंट भी लिख सकते हो। असाइनमेंट मतलब क्या है? मैं आया, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अमित सर आए, अमित सर बोले कि लविश सर, आप मतलब समझो अभी हम लोग कोई ऐसा रिलेटेड पार्टीज नहीं है, ठीक है, तो मेरे को बोले कि आप भी सीईओ, ठीक है, आप मेरी कंपनी को ऑडिट कर दोगे। मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने बोला हाँ। तो अभी मैं जो उनका ऑडिट कर रहा हूँ ना, तो दैट इज एंगेजमेंट। मैं उनके पास एंगेज हूँ, समझ में आ रहा है? उनका काम करना है, तो पर्टिकुलर असाइनमेंट बोल सकते हो। अभी जस्ट एक टर्म्स या फ्रेजियोलॉजी के हिसाब से, बाकी अभी और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अच्छा, उसके अंदर कुछ बेसिक बेसिक सी टर्म्स है, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, कि हम लोग पढ़े बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, बचपन में पढ़े। तो क्या बोलना चाह रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? कि कोई भी पैसा आया गया, उसका हिसाब किताब, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का, सेल्स परचेज, असेट लायबिलिटी, आइटम ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑडिटर वाला होता है, सेक्शन 148 उन लोगों के लिए तो होता है, सीएमए वालों के लिए। हम लोग सबसे आखिरी सेक्शन था 148। तो ये सबका जो हिसाब किताब होगा ना, ये सबको मिला के जो बोलते हैं ना, जो पढ़ा है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो बोलते हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसे तो अलग होगा ना, इसमें ऐसे अलग हुआ। अभी मैं ये जो डेफिनेशन है ना, जो तुम्हारा नया मॉड्यूल से जो डेफिनेशन है, अभी चिड़ा फाड़ा किया नहीं, तो थोड़ा और आगे लेके करूँगा, कि पहले मेरे को कुछ लॉजिक समझानी है, मैं वो समझा रहा हूँ। अच्छा समझो फिर ना, एक चीज़ और बतानी, अभी ऑडिट हम लोग कर रहे हैं, इधर इधर सुनो। ऑडिट जब हम लोग कर रहे हैं ना, तो ऑडिट का प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। ऑडिट जो हम लोग कर रहे हैं एक प्रोसेस से होता होगा, ऐसे तो नहीं बस आज हम, मेरे को अमित सर ने बोला कल सुबह मैं उठा और आके ऑडिट करने लगा, ठीक है? रात के 2 बजे उनके घर जाके सर ऑडिट करने, है ना? फिर प्रॉपर एक सारी सीन होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, ये जो अभी मैं जैसे एंगेजमेंट बताया, अब ये जब एंगेजमेंट होता है, मैं अमित सर के साथ ये प्रॉपर यहाँ का आरएम इंस्टीट्यूट का ऑडिट करने को रेडी हो गया हूँ, तो हम लोग कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे क्या? ऑफ कोर्स। अच्छा, मेरे को रोकड़ा कितना मिलेगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, पैसा कितना मिलेगा, तो वो मैं डिटर्मिन, अच्छा सर भी तो मेरे को बताएंगे कि आप ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। मैं भी बताऊंगा आपका, उनसे बिजनेस के बारे में पूछूंगा, आपका ये वो और कहाँ ब्रांच है, क्या XYZ सारी चीज़ें, तो हम लोग इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सेट मतलब सारा कुछ फाइनल करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए ना, जब ये सब चीज़ फाइनल हो जाएगा, ठीक है, कि हमारा क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं कितने दिन में करके दूंगा, कितने महीने में करूंगा, मेरा दायरा क्या होगा, अभी एक वर्ड यूज करो, दायरा, वो स्कोप बोलते हैं, समझ में आ रहा है? स्कोप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्कोप। तो हम लोग का इसमें क्या डिटरमाइन होगा, स्कोप क्या रहेगा मेरा। अब समझो अमित सर की ना 10 सब्सिडरी कंपनी है, मेरे को सर ने केवल ये एक सब्सिडरी है, मेरे को केवल ये चेक करनी थी, तो क्या मैं 10 सब्सिडरी जाके चेक, तब तक जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को केवल यही करना है। मेरा दायरा क्या था, केवल यहाँ। सर का 10 बिजनेस, स्टील का भी, जैसे टाटा, टाटा का स्टील भी, टाटा का नमक भी है। मैं टाटा स्टील करूँ तो मैं टाटा नमक या TCS या टाटा मोटर्स में जाके चेक नहीं करूंगा, मेरा जनरली है। हाँ, अगर कोई चीज़ रिलेट करती है तो फिर माइट भी जाऊँ, नहीं तो वो अलग है। तो मेरा स्कोप क्या है, केवल वो टाटा का कंसल्टेंसी चेक करना है या टाटा का स्टील वाला सेक्टर चेक करना है, समझ में आया? तो ये सब होगा। जब ये सब चीज़ें चॉक आउट हो जाएगी ना, तो हम लोग ये जो एंगेजमेंट हुआ है ना, इसमें दोनों साइन करेंगे। मैं अग्री हूँ, सर भी अग्री, बाद में ऑडिट तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद करना है, या हो सकता है 5 साल के लिए मैं अपॉइंटेड हूँ, जनरली हम लोग पढ़ते हैं ना 5 साल के लिए होता है। टाइम में कोई दिक्कत हो गई तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको चॉक आउट, कभी बोलते हैं ना रिटर्न इज ऑलवेज बेस्ट, तो हम लोग सारी चीजें वहाँ पे
चॉक आउट कर लेते, लिख लेते। अब हम दोनों लिखिए तो दोनों एक दूसरे पे साइन करेंगे, दोनों ने साइन कर लिया। ये जो अब जो ये पूरा डॉक्यूमेंट बना है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट लेटर। इसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ सेटिस्फाई किया कि मैं इतने दिन के अंदर ये करके दूंगा, मेरा दायरा ये होगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, एक्सवाइजेड सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें जो हम लोग सेट करते हैं वो क्या होता है, एंगेजमेंट लेटर। आगे चल के बढ़िए। ठीक है? और अब ऑडिट का जो मैं बता रहा हूँ कि एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है ऑडिट एंगेजमेंट, तो अभी बताया मैं। ऑडिट एंगेजमेंट में आया, मैं अग्री किया, मैं आके अमित सर की सारी चीज़ों को चेक किया। अच्छा ये भी तो हो सकता है मैं उसके लिए कंपिटेंट हूँ, बस सीधी सी बात हो सकता है, मेरा कोई रिलेशन हो, मेरे भाई का से कहीं और से कोई रिलेशन निकल के आ जाए, है ना, उसके बाद या तो मेरा कोई शेयर लिया हुआ हो, तब भी नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है मेरी ऑडिट की एक लिमिट होती है 20 ऑडिट, 20 कंपनी ऑडिट, वो ऊपर चली गई हो, ऐसा कुछ हो गया हो। तो सब कुछ मेरे को चेक करना है। सब चेक करने के बाद सारा कुछ हम लोग चॉक आउट कर देते, वो ऑडिट एंगेजमेंट होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑडिट प्लानिंग। ये सब हमको चैप्टर है, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, एंगेजमेंट तो यही अभी अपन देख लेंगे। तो ऑडिट प्लानिंग एक प्रॉपर एक टॉपिक, एक चैप्टर है ऑडिट प्लानिंग। एंगेजमेंट हुआ, जैसे हमारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हुए कि मैं अमित सर के यहाँ आराम इंस्टीट्यूट को ऑडिट करूंगा, ये फिक्स हो गया, एंगेजमेंट फाइनल। अब मैं प्लानिंग करूंगा, आऊंगा तो ऐसे थोड़ी ना कि बिना प्लान के आ जाऊंगा। जैसे अगर समझो आज मैं तुमको अगर ये ऑडिट बता रहा हूँ तो मैं कुछ सोच के आऊंगा ना कि क्या बोलते ऐसे बताना है, वैसे बताना है, ये करना है, वैसे करना है, वैसे तुम भी आओगे। तो ऐसे नहीं कि आगे बस कुछ भी चेक कर ले, एक प्लानिंग के तहत आओगे। तो तुम लोग क्या करोगे, ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग हो गया, प्लानिंग करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसको एग्जीक्यूट, ऑडिट एग्जीक्यूशन। मैंने अब देखो ऑडिट जब प्लानिंग करते तो तुम लोग नए नए हो, कि जब तुम लोग पास आउट अगर हो जाओगे उसके बाद तुमको करना है 2-2.5 साल तक के पूरा फैलाओगे तुम लोग वहाँ। समझ में आ रहा है, तुम्हारा पूरा वो फ्री का चंदन घिसेंगे वहाँ पे। तो ऑडिट में तुम लोग आर्टिकल बनोगे ना, प्रॉपरली तुम्हारी लेबर गिरी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन तो होता कि जनरली समझो मैं और अमित सर पार्टनर है, मेरी बात समझो, मैं और अमित सर एक ऑडिट, दोनों ऑडिटर, दोनों पार्टनर है। तुम लोग हमारे वो चना मुड़ रहा हो, समझ में आया, तुम लोग हमारे लिए तो एक्चुअली मिलेगा काम हमको, हम लोग ऑडिट की प्लानिंग करेंगे। तो हो सकता है हम लोग तुम्हारे साथ कराए ऑडिट टीम मेंबर। अभी जो हम लोग देख रहे थे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स और ये, तो वो होते हैं। जैसे मैं हूँ, अब मैं अमित सर को ऑडिट मिला है अमित सर के नाम से, मतलब कि हमारी फर्म को अमित सर उसमें मेन थे। हम लोग बाकी लोग भी जो है हो सकते हैं वहाँ पे मैनेजर होता होगा, तुम्हारा असिस्टेंट होता होगा। मीटिंग फॉर्म्स में जब तुम लोग जाओगे ना आगे चल के, वहाँ पे बहुत सारे ऑडिट फॉर्म से मैनेजर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है? तो ये इसको पूरा क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट टीम। और ये लोग क्या कराते हैं, फिर एग्जीक्यूट कराते हैं। अब जब मैं एग्जीक्यूट कराने आऊँगा तो हो सकता है मैं फिजिकल आऊँ या मैं अपने ऑफिस से ही बैठ के करूँ। तभी तुम लोग सुनो, हम लोग ऑडिट के लिए गोवा जा रहे हैं, ऑडिट के लिए एमपी जा रहे हैं, यहाँ जाते हैं, लोग जाते ही हैं। जाके अपने दोस्तों से, जो भी तुम्हारे दोस्त यार होंगे ना तो जो भी या दोस्त बोलो सीनियर्स होंगे, तो वो लोग जाते हैं। बैंक ऑडिट हो गया, और बैंक ऑडिट में तो मेनली जाते हैं सबसे ज़्यादा ना, बैंक ऑडिट में जाते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में जहाँ तक अमित सर लोग गए थे, विशाखापट्टनम गए थे या गोवा गए थे, एक बार इंदौर वो गए थे। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो तो चलो ठीक है, वो तो आर्टिकल वगैरह नहीं है, बस ही इज नेक्स्ट टू क्वालिफाई। बट वो अभी गया था टॉप 5 जो नहीं अपनी बिग 4 जो बोलते हैं, टॉप टॉप 5 में जो वो एक उसके गया था। ठीक है? और वहाँ जाके उसने बहुत ज़बरदस्त ऑडिट किया, और उसको इतना ज़बरदस्त फैसिलिटीज ये लोग ऑडिट में जाओगे। यहाँ से पहले आपको जाना विमानतल, मतलब कि एयरपोर्ट से वहाँ पे आप जाओगे, बंगाल में टमटम एयरपोर्ट या वहाँ पे उतारा था, टमटम एयरपोर्ट है, ऐसा कुछ है। वैष्णो देवी जाना है तो जहाँ तक टमटम एयरपोर्ट वहाँ पे है, ऐसा कुछ है। फिर वहाँ से आगे तो ऐसा उसको नागालैंड या वहाँ का कहीं का ऑडिट के लिए गए थे, तो ही जानते, जबरदस्त। वहाँ पे पूरा आना जाना सब, नहीं आर्टिकल के तौर पे आप जा सकते हो ना, एज असिस्टेंट मैनेजर गया था, समझ में आ रहा है ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है तो हम लोग उसके अंदर करते हैं। तो एग्जीक्यूशन ये होता है, फिजिकल भी हो सकता है, और वो देन आफ्टर होता है ऑडिट कंक्लूजन और रिपोर्टिंग। आखिरी काम ये, हमने एग्जीक्यूट किया, हम लोग वहाँ जाके सब चीज़ चेक करें। मैं यहाँ आया, समझो जैसे ही अब मेरे को अमित सर ने दिया था, मैंने प्लानिंग कर ली है, मैं अपने साथ तुम लोगों को भी लेके आया। चलो सर का बहुत बड़ा एरिया है, सबको चेक करना है, तुम्हारा ये ड्यूटी, तुम्हारा ये ड्यूटी। हमने एग्जीक्यूट किया वो प्लानिंग को, प्लानिंग एग्जीक्यूट किया तो हमको चीज़ें मिली होगी। अच्छा मैं आया, मैं आगे चेक किया कि भाई ये 100 डस्टर है हमारे, समझो रिकॉर्ड में दिख रहे हैं 100, जबकि है तो 20 भी नहीं। स्टॉक में हमने 100 दिखाया है, परचेज 100 दिखा दिए, उनको गलत चीज़ पता चली, गलत है। मैंने इसको क्या करना है, नोट, भूल जाऊंगा ना बाद में जाके, बात समझो, मेरे को इसको क्या करना है, नोट, नोट कर लिया मैंने। किसी और को कुछ दिखा, अरे ये तो ये हो गया है, यहाँ पे तो कैमरा बंद है, यहाँ पे वो है, ऐसा कुछ भी। इंटरनल कंट्रोल, अभी हम लोग आगे चल के इंटरनल कंट्रोल भी देखेंगे। ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, गैदर, इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट बना के तुमको दे देंगे सील साइन करके। समझ में आया,
ऐसे होता है ऑडिटिंग ऐसा होता है, रिपोर्टिंग करने के बाद हमारा काम हो जाता है खत्म। आखिरी हमारा जो मीटिंग में आने का काम होता है, अगर एजीएम में आना है तो वहाँ जाके अगर कोई क्वेश्चन है तो आंसर देना है, बाकी हमारे एंड से हमारा काम हो जाता है खत्म। ऐसे होता है ऑडिट का प्रोसेस। समझ में आया? तो कुछ और पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। बताओ, कोई है कुछ पूछना अभी है तो अपना नहीं? अच्छा, इसके बाद ना एक, अब कितने टाइप का ऑडिट होता है, क्या होता है, मैं सब जनरली बता रहा हूँ, अभी मैं कंटेंट में नहीं जा रहा हूँ, तो तुम्हारा एक फेयर आइडिया, जब मैं वो वर्ड यूज करूंगा ना तो तुमको आना चाहिए। अब जैसे कितने टाइप का ऑडिट होता होगा, जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी, ओपीसी, सेक्शन और ऐसी ऑडिट। बोला ऑडिट ना जनरली दो टाइप का ऑडिट होता है, वॉलेंट्री ऑडिट, एक होता है मैंडेटरी ऑडिट। अब वो इंटरनल ऑडिट सबके ऊपर मैंडेटरी नहीं है ना, है ना, बोलो, हो सकता है वॉलेंट्री हो, एक हो सकता है मैंडेटरी हो। मैंडेटरी ऑडिट पहले समझते हैं। मैंडेटरी ऑडिट जैसे कंपनीज एक्ट ने बोला है, हर कंपनी, भले आप ओपीसी हो, स्मॉल हो, सेक्शन 8 हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, छोटी हो, बड़ी हो, गवर्नमेंट हो, कोई कोई भी कंपनी, आपको ऑडिट कराने मतलब कराने, वो क्या हो गया, मैंडेटरी ऑडिट। अच्छा, फिर तुम लोग टैक्स पढ़े हो ना, बताओ वहाँ का मैंडेटरी, बोलो 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 बोलो, सेक्शन 44 ए भी याद है क्या? बोलो। 2 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर होता है तब करना है, भले इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी हो। अच्छा, इंडिविजुअल्स को ऐसे कोई मैंडेटरी होता होगा कि नहीं? कंपनीज को भले 1 रुपए का भी प्रॉफिट है, नहीं है तो भी कराना ही। इंडिविजुअल्स को क्या होता है, एज पर पीजीबीपी के सेक्शन 44 ए बी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, समझ में आ रहा है? तो वहां पे हो सकता है कि मैंडेटरी 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर क्रॉस करा तो मैंडेटरी होता होगा, समझ में आ रहा है ही वहां पे। तो वो मैंडेटरी ऑडिट हो गया। उसके अलावा कोई और लॉ ने कहीं और हमको बोल रखा है कि आपको ये मैंडेटरी करवाना है, मतलब करवाना है, तो फिर वहां से कराएंगे। समझ में? मैंडेटरी ऑडिट ही होगा। वॉलेंट्री ऑडिट, जैसे जीएसटी में भी ऑडिट है क्या, पढ़े हो तुम लोग? अभी आए नहीं, अभी ये महीना ही ना, जैसे एनुअल रिटर्न का महीना है, जीएसटी में भी ऑडिट है 31 दिसंबर, समझ में? दिसंबर, नवंबर नहीं, दिसंबर है जहाँ तक। जीएसटीआर 9 या 09 सी ऐसा फॉर्म है, और वो चलो छोड़ो, वो अपने काम का नहीं है। बट जीएसटी में भी हो सकता है, एलिजिबल टर्नओवर को आप क्रॉस करते हो ना तो आपको ऑडिट कराना है। हर जगह अलग अलग है, कॉस्ट ऑडिट कराने की लिमिट है, अलग अलग जगह अलग अलग लिमिट है। एक होता है वॉलेंट्री ऑडिट, वॉलेंट्री मतलब आप अपनी मन और इच्छा से करा रहे हैं। 44 ए बी में क्या मैं वॉलेंट्री ऑडिट करा सकती हूँ? यस। क्या किया, मेरा 2 करोड़ के टर्नओवर को नहीं छुए, लेकिन मेरे को 44 ए बी या 8, समझ में आ रहा है, जो भी हम लोग वहाँ पढ़ते हैं, तो मेरे को उसके तहत जाना है, वहां से अपनी चीजों को वो करना है। जैसे 6% 8% वाला पढ़े हो, बैंक और वाला, ये सब जो सारी चीजें होती है, समझो उसमें है कुछ ना कुछ, मेरे पास मेरे को एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने या सच कुछ भी है, मैं वो रास्ते को अपना रहा हूँ, और तो मेरे ऊपर मैंडेटरी नहीं लगता, लेकिन तो रखना है, करना है तो मैं करा सकता हूँ। क्या समझो, होता है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज बनने वाली होती है ना, ये जो अच्छी कंपनीज होती है जहाँ का कंट्रोल अच्छा होता है, व्हाट दे डिमांड और व्हाट दे, कि हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऑल्दो हमें यहाँ मैंडेटरी नहीं कोई ऑडिट, जैसे कि जनरली बता रहा हूँ, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की एक लिमिट है, 25, 50, 100, 200, अगर तुमको याद होगा, 25 का डिपॉजिट, 50 का ये, 100 का ये, 200 का वो, है ना, ऐसा करके लिमिट है। अब समझो हम लोग वो दायरे में नहीं आते, हम लोग प्राइवेट कंपनी, हमारा 10 करोड़ का टर्न हुआ है, समझो, तो हम लोग कहीं से भी नहीं आ रहे, लोन वोन कुछ भी। बट फिर भी अगर मेरे को कराना है ना, मैं वॉलेंट्री करा सकता हूँ, क्यों? पता रहेगा कि मेरे अंदर चीजें क्या। इंटरनल ऑडिट जनरली होता क्या है, अंदर की चीजें, अंदर का कंट्रोल, अंदर की फाइनेंशियल कैसे चल रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, अब्यूज तो नहीं कर रहे पोजीशन और चीजों का, सब चेक करने के लिए मैं भी करा सकता हूँ। तो ये वॉलेंट्री ऑडिट हो गया। दो टाइप का ऑडिट, वॉलेंट्री या मैंडेटरी। ये सच बताया नहीं, मैं तुमको समझाने के लिए बताया। उसके बाद ऑडिटर कितने टाइप के होते होंगे, टाइप्स ऑफ ऑडिटर, दो, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिटर कौन होता होगा, कोई जो इंटरनल ऑडिट कर रहा होगा, समझ में आ रहा है? इंटरनल ऑडिट अगर तुमको याद होगा, सेक्शन याद है क्या, 138, 138 है इंटरनल ऑडिटर, तो कंपनी एक्ट के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि 139 से ये चालू हो जाते हैं ना ऑडिट, 138 में खत्म होता है अकाउंट, अकाउंट का आखिरी सेक्शन 138, 139 से 48 तक ऑडिटर चलते हैं, 139 में आएगा, 140 में जाएगा, हम लोग याद करें। तो ये, तो इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर वो होता है जो इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल, सी एस सी एम ए, कंपनी का केएमपी भी हो सकता है, यानी कंपनी का एम्प्लॉय, समझ में आ रहा है? यानी कि वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस का जरूरत नहीं होती। लेकिन जरूरी नहीं, हम लोग क्या कराते हैं, अक्सर जो बड़ी कंपनीज होती है कोई बाहर वाले से ही कराती है। क्या मतलब है, बोले जब करा ही रहे हैं, बाहर वाले से ही कराते हैं, वो अच्छे से। अच्छा देखो, अपना अंदर वाले से जनरली कराओगे ना, अंदर वाला सही को सही और गलत को गलत बोलना, समझ में आ रहा है, बहुत कम लोगों के अंदर होता है, भाई जो गलत है वो गलत है,
अंदर वाला नहीं बोल सकता, उसको डर है, उसको जॉब से ना निकाल दे, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सही है ना? तो ये सारा कुछ होता है। फिर होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर जो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं, जैसे कि समझो आराम इंस्टीट्यूट ने मेरे को एज एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट किया। स्टेचुटरी स्टेट ऑडिटर जिसको बोलते हैं ना, स्टेट, हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्टेचुटरी ऑडिटर, स्टेट ऑडिटर पढ़ने वाले हैं। तो मैं स्टेट ऑडिटर हूँ, कंपनी ने मेरे को अपॉइंट किया, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कंपनी से कहीं से रिलेटेड नहीं हूँ वाला, तो दो टाइप के ऐसे ऑडिटर हो, समझ में आया? और अच्छा, फिर तीन चीजें होती है, बोल रहे कि जो प्रोनाउ ये जो अपना ये है ना, क्या नाम से, पूरा ऑडिटिंग, इसका फ्रेमवर्क क्या है, कैसे चलता है ऑडिटिंग? तो ऑडिटिंग ना तीन तरीके से चलता है। एक है प्रॉपर लीगल प्रोविजन, ये सब चीजें मैं लिखाऊंगा तुमको, बस अभी केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लीगल प्रोविजन मतलब अगर लॉ में कहीं लिखा है तो ऑडिट कराना है, जैसे कंपनी एक्ट में लिखा है हर कंपनी को मैंडेटरी ऑडिट कराना है, हर कंपनी को मीटिंग करनी चाहिए, एक्सेप्ट ओपीसी, ऐसा लिखा है ना, तो ओपीसी को फिर नहीं करनी है, बाकी को करनी है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही तो वैसे ही अगर लॉ में लिखा है, अब लॉ में कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, कंपनीज एक्ट में लिखा रह सकता है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा रह सकता है, जीएसटी में लिखा होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एलएलपी भी पढ़े यार, मेरे दिमाग से तो एलएलपी स्किप हो गया, अभी इंटर में हम लोग एलएलपी भी पढ़े, ओल्ड में नहीं था, न्यू में है। तो एलएलपी में भी एक दायरा है, अगर आपका 40 लाख के ऊपर टर्नओवर चले गया है या इतना करोड़ के ऊपर ही चले गया है तो आपको ऑडिट कराना है, समझ में आ रहा है? तो अलग अलग एक्ट में लीगल प्रोविजंस के मतलब अगर कोई लॉ में लिखा है, पहला पॉइंट। सेकेंड लिखा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब हमारे को इसमें लीगल प्रोविजन लगते क्या के, एक तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है और ये सारा कुछ एक्ट फॉलो करना है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जैसे एएस पढ़ते हैं अकाउंट्स के लिए, है ना, और वैसे यहाँ पे एसएस पढ़ना है, हर चीज होती है। जैसे प्रोनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट कुछ समझ सकते हो प्रोनाउंसमेंट मतलब? हाँ, हमारे हिसाब से क्या होता होगा प्रोनाउंसमेंट? प्रोनाउंस, अनाउंस से कुछ वो होता होगा, प्रोनाउंस, हाँ, ठीक है। अब प्रोनाउंसमेंट मतलब कि कुछ चीजें क्लैरिफाई करना ना, समझो आईसीआई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो बनाई है, जैसे हम लोग सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन नहीं निकालते, ऐसे ही ना आईसीआई गाइडेंस नोट निकालती है, कहते हम लोग नफरा की पावर में पढ़े थे, अलग अलग गाइडेंस नोट। मैंने क्या हुआ, मैंने एक फ्रेमवर्क निकाल दिया, ऐसे ये ऐसे, ऐसे समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स या गाइडलाइंस निकाली या गाइडेंस नोट निकाला। हाँ, कैसे बोलना नहीं, मतलब आपको एक हेल्प करने के लिए प्रोनाउंसमेंट आता है। प्रोनाउंसमेंट मतलब डिसीजंस भी होते हैं, जैसे ना कोर्ट्स में ना डिसीजंस होते हैं ना, प्रोनाउंसमेंट आप बोल सकते हो, वहाँ पे ना प्रेसिडेंट बोलते हैं, कोर्ट का कोई बड़ा भारी डिसीजन आ गया ना कि ये लैंडमार्क केस हो गया है, तो उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। अब जैसे हमारा, जैसे हम दोनों का कोई केस हुआ था, उसमें डिसीजन आया, अब इन दोनों का कोई सेम केस हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट। वैसे यहाँ प्रोनाउंसमेंट होता है, प्रोनाउंसमेंट आईसीए क्या होता है, गाइडेंस नोट, सर्कुलर और बहुत सारी चीजें इशू करती है टाइम टू टाइम। तो देखो हमारे को क्या क्या है पढ़ने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, सबसे पहले तो लीगल में जो लॉ है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, इनकम टैक्स, ये सारा कुछ आ गया। उसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, वो भी आ गया, जो लीगली हमको बाइंड कर रहा है ऑडिट करने के लिए। और ऑडिट करने के टाइम एसएस भी देखना है, बोलता है प्रोनाउंसमेंट्स भी देखना है। प्रोनाउंसमेंट क्या होता है, समझ लेना कि फॉर्मल अनाउंसमेंट्स ऑफ आईसीआई या इंस्टीट्यूट, गाइडेंस देती है आपको, गाइडेंस नोट वगैरह देती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और बस इतना ही है आज के लिए, आई थिंक बहुत होगा तुम्हारे लिए। हाँ, बोलो बोलो बोलो। कई लोग ना अपने आप बहुत बहुत तामझाम करके ऐसे बता देते, मैं भी तुमको कोई झूठा केस सिनेरियो बता दूंगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ। हो सकता है कि भाई, अब ये तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन टाइप का सीन होता है ना, दिस इज नॉट अलाउड, आप ऐसे प्राइवेटली जाके, हाँ ऐसा होता है ना, समझो जैसे कि ये डस्टर है, ये डस्टर इस 100 में बेच रही है, अब ये कितने में बेच रही है मेरे को नहीं पता है, मैं केवल पूछने जा रहा हूँ, जब मैं प्राइस पता करने नहीं जाती, प्राइस जैसे समझो मेरे को अगर कोई लैपटॉप लेना है, मेरे को कोई मोबाइल या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, समझ में आ रहा है, समझो जैसे कि मेरे को ये सिस्टम लेना है, तो मेरे को सिस्टम लेना है, ₹1,00,000 का सिस्टम है, तो ऐसे कहीं पे भी जाके नहीं लूंगा, मैं 4 दुकान जाऊंगा, समझ में 4 जगह जाके पता करूंगा क्या क्या किसका क्या है। अब जैसे तुम बता रही हो वो बस ऐसे जाके चेक करा होगा, तो कोई भी ऐसे जाके तो चेक कर सकता है, और तुमको ना कहीं से भी फ्रॉड ऐसे नहीं निकल के आएगा, अगर कोई आके ऐसे पूछ रहा है, जैसे एक परचेज सेल होता है, तो आप किसी को अंदर थोड़ी घुसाओगे,
अब हमको कोई बाहर से आगे पूछे सर आप लोग का प्रॉफिट कितना होता है, लॉस कितना होता है, आप लोग एक्सपेंसेस कैसे दिखाते हो, जीएसटी कैसे भरते हो, क्या करते हो, हम लोग ये सब थोड़ी बताएंगे भाई। तुमको एडमिशन लेना है, चीजें करनी तो वो बताओ, एजुकेशन कंटेंट पूछो तुम, ये सब चीजें पूछोगे तो थोड़ी बताएंगे, नहीं होती है मतलब वो अलग कुछ होगा। कंटेक्स्ट में बोल रही हो सकता है वो कंटेक्स्ट मेरे दिमाग के हो, बट ऐसा अलाउ नहीं होता। आपको कोई इंटरनली कैसे जाने देगा, वो भी बड़ी कंपनी। समझ में आ रहा है? आप क्या कर सकते हो, आप अगर कोई बिग 4 या बिग 5 या ऐसे कोई अंडर 10 बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म हो, आपको वहाँ पे ना जब तुम जाओगे ना, तो सबसे पहले स्टेप है जो मैं इंडिपेंडेंस वगैरह अभी जो बताया नहीं हूँ ना, यहाँ पे लिखा ही है कि आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। सबसे पहला स्टेप ही ये होता है, ऑडिटर बने हो तो आपको। और देखो बोलते हैं अगर तुमको पता हो, डॉक्टर और सीए से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। डॉक्टर तुम्हारी कोई बीमारी है, तुमको लग भी रहा है कि यार ये कैसे बताओ ये करूँ, लेकिन उसको बताना ही पड़ेगा, डॉक्टर है वो, तभी तो तुमको सही इलाज करेगा। तुम गलत बताए तो वो और गलत इलाज कर देगा, तो में और तुम्हारे साथ और गलत हो जाएगा। वैसे ही सीए, वैसे तुम अगर चार्टेड अकाउंटेंट कौन सा, इनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, तुमने किया कुछ था, अब तुम सही से नहीं बता रहे, तुमने ब्लैक मनी। देखो इंडिया में जितने लोग ब्लैक मनी कमाते हैं ना, सारा ब्लैक मनी क्या, बेसिकली हर कोई कुछ ना कुछ ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा कमाता ही है। समझ में आ रहा है? पूरा पूरा रिपोर्ट नहीं करता, हर कोई सोचता है कि मैं टैक्स बचा लूँ। तो ये हर कोई क्या करता है, अपने चार्टेड अकाउंटेंट को तो बेसिकली सब चीजें बताता है। और तुमको एक और चीज बताऊंगा, चार्टेड अकाउंटेंट्स ही आपको एक रास्ता बताते हैं, या कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोल लो, या जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स है या ऑडिटिंग एक्सपर्ट्स है, यही लोग आपको एक रास्ता बताते हैं, भाई तू ये कर, यहाँ नहीं फंसेगा। लूप होल है, लूप होल्स होता है ना, हर साल क्या होता है, हर साल बजट आता है, बजट से हम लोग क्या फाइन करने की कोशिश करते हैं, लूप होल्स। तो इकोनॉमिस्ट और चार्टेड अकाउंटेंट्स और ये जो एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं ना, एनालिस्ट लोग, ये लोग क्या देखते हैं, इंडिया गवर्नमेंट ने ये बजट निकाला है, बजट में 2 दिन के अंदर तुमको लूप होल निकल के आ जाएगा भाई। और गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल लूप होल को खत्म करने की कोशिश करती है कि कहीं से भी ऐसा कोई इनको वो ना मिले। वर्धमान सर ने बताया होगा तुमको, समझ में आ रहा है? सारा सीन चलता है। तो ऑडिटिंग में भी यही चीजें हैं। ऑडिट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती है, हम लोग पढ़ेंगे। एक आखिरी चीज चलो बता देता हूँ, ऑडिट में ना हम लोग अपनी ओपिनियन देते हैं। मैं बोल रहा हूँ वो है नहीं है, रिव्यू है कि नहीं है, ये सब बता दो, स्टेटमेंट। अब जब मैं ये बताता हूँ ना, तो मेरे को सारा कुछ ढंग से एग्जामिन करके बताना है, कुछ भी मैं गलत करके नहीं बता सकता। मैंने सही चीज़ को गलत बोल दिया, गलत चीज़ को सही बोल दिया, तो वो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा मैं ये भी नहीं बोल सकता, मेन चीज़ है कि ये अपने हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक रीजनेबल अश्योरेंस होता है। पहले नाम नहीं था, हम लोग बोले नहीं, चैप्टर का नाम अश्योरेंस। ऑडिट क्या है, अश्योरेंस ही तो है। ऑडिट इज अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या है पहले ही समझ। अश्योरेंस मतलब किसी को एक बार कोई आश्वासन देना बोल सकते हो, वापस से उसको कंफर्म कर देना, टैक्स को कंफर्म करने से एश्योरेंस। समझो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरे को ये चीज बना की थी, भाई ये आपका फाइनेंशियल है, हम लोग क्या है, शेयर होल्डर है, हम लोग कैसे, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाई, मैं मान रहा हूँ ठीक होगा, लेकिन इसको एक बार और चेक करके क्या करा हमने, कंफर्म। हमने कंफर्म करा है ऑडिटर से, उसने कह दिया अश्योरेंस अपनी ओपिनियन में कि मेरे हिसाब से क्या है वो, क्या ऑडिटर्स कभी ऐसा गारंटी दे सकते कि भाई जो है वो सही है? अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने प्रॉपरली चेक किया, मैं प्रॉपरली क्वालिफाइड हूँ, सब चीज़ आती है मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये फाइनेंशियल से ये प्रॉपर सही है, एकदम सही। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो अपनी लंका लगा दोगे ना, अगर ऐसा लोग, तो हमेशा ऑडिटर्स क्या लिख दे, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, मेरे हिसाब से, और मैंने जो भी चीज़ों को एग्जामिन किया है हिसाब से ये रिपोर्ट है, और ये ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं मेरे हिसाब से, opinion दे रहे हो। जबकि अगर कोई जो बोले, क्या आप 100% श्योरिटी, अगर क्वेश्चन आए 100% श्योरिटी दे सकता है कि ऑडिटर, नहीं 100% गारंटी दे सकता है कि, तो ऑडिटर कभी भी एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है, पूरा पूरा अश्योरेंस नहीं देता, एब्सोल्यूट नहीं, सो सॉरी, हाँ यही वर्ड बता रहा था, एब्सोल्यूट अश्योरेंस कभी नहीं दे सकता, एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है। हम लोग ये सब पढ़ेंगे, तो लिख लेना अगर तुमको क्या लिखना है, ऑडिटर कभी भी रीजनेबल अश्योरेंस देगा, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, अरे भाई हो सकता है समझो तुमने मेरे पास जो फाइनेंशियल लाया ना वो पहले ही मैनिपुलेटेड थे, और मैंने किसको चेक किया, इन्हीं फाइनेंशियल, और ये मैनिपुलेटेड चीज को मेरे को सही लग रही है, जबकि ये पहले ही अंदर से मैनिपुलेटेड थी, या मैंने सारी प्रोसीजर अपना ली, सारी चीजें चेक कर ली, फिर भी मेरे को ये अभी भी ट्रू एंड फेयर ही दिख रहा है, जबकि ये खराब था, अच्छे से मैनिपुलेशन की, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैंने तो उसको सही का सही बोल दिया, अब ये गलत निकल गया ना, गवर्नमेंट आपकी लंका लगा दी, तो उससे अच्छा क्या है, आप क्या दो रीजनेबल अश्योरेंस, मेरे हिसाब से मैंने जितना चेक किया तो मेरे को ये लग रहा है, दैट्स ऑल। मैं क्या हूँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट, समझ में आ रहा है? तो मैंने अगर कोई चीज बोली है तो मान के तो चलोगे 90-95% मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही होगा, मैंने अपने प्रोसेस लगा के चेक करे, बस फिर लोगों को विश्वास आ जाता है। और इसी के साथ साथ हम लोग केसेस भी पढ़ते हैं, ऑडिटर जब मिलता है ना, फिर कंपनी बर्बाद हो जाती है एक ऑडिटर के चक्कर। का एग्जाम्पल है सत्यम।
सत्यम केस ना बहुत बहुत जबरदस्त केस है। एक दिन अपन लोग ऑडिट की क्लास में पढ़ी, इतना अच्छा केस है। सत्यम ने धीरे 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 करके अंदर से अपना फ्रॉड किया, रामालिंगन राजू वाला, ठीक है? और हैदराबाद में उसने इधर का पैसा उधर इन्फ्लेट कर दिया और गलत गलत दिखा रहा है हमको, इतने साल से प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 2-3 साल चला जहाँ तक मेरे को याद है। हाँ, और ये चलते कि ऑडिटर्स पीडब्ल्यूसी थी, पीडब्ल्यूसी थी, और वो उसको बोलती रही हाँ है सही है, जबकि नहीं था। पीडब्ल्यूसी और डायरेक्टर्स मिल गए, और मेंबर्स को क्या लग रहा है, मेंबर थोड़ी ना चेक कर लग रहे हैं हाँ चल रहा है। एक दिन इतना ज़्यादा फ्रॉड हो गया कि बहुत बड़ा फ्रॉड था। उस टाइम 2007-8 बात है ना, 6-7-7-8 की बात है। उस टाइम पे ये फ्रॉड इतना बड़ा था, अच्छा खासा 7,000 करोड़ का फ्रॉड का, 5,000 करोड़ का फ्रॉड रहा होगा। तो वो खुद एक टाइम ऐसा आया तो रामा लिंगन राजू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वहाँ पे, तो सत्यम के जो डायरेक्टर जो करते हैं वो लोग, और वो खुद ही बता रहे कि भाई हम लोग पिछले 3 साल से इन्फ्लेट करते आ रहे, गलत गलत फर्जी बोगस बोगस फिगर दे सब, सही नहीं, असली में एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आ गया ना? देखो जैसे तुम लोग तो मेरे डायरेक्टर हो, मैं मेन हूँ, तुम मेरे साथ साथ थे, तुमको समझ में आ गया कि नहीं भाई गलत करा गलत किया, तुम लोग सब छोड़ छोड़ के जाने। समझ में आ गया ना भाई, अब कोई मतलब ही नहीं है कंपनी को लेके आगे चल के इन्वेस्टिगेशन आएगा, उससे पहले आप खुद ही सरेंडर कर। समझ में आया? फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ बड़ा भारी तो हुआ ही नहीं हमारे यहाँ पे, बड़ा भारी होता नहीं है। और जैसे फिर तभी मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता, क्लास एक्शन, क्लास हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं थी। ये 2013 उस टाइम तो 1956 चल रहा था कंपनीज एक्ट, 2013 में लाया गया क्लास एक्शन क्या था। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक साथ लॉस हुआ था ना, अकेला सत्यम कंपनी ने किया था। तो यूएसए वाले जो इन्वेस्टर्स थे ना, उनके पास ये राइट था, उनके लॉ में ये था, ये कंपनी वहाँ पे भी लिस्टेड थी, तो वहाँ से तो उन्होंने रिकवर कर लिया। एक साथ एक ही केस फाइल कर लिया। में क्या होता था, अलग अलग आदमी के साथ सबके साथ फ्रॉड हुआ, एक ही जन ने किया, केस अलग अलग फाइल करना पड़ता। अब समझो मेरा 10,000 रुपये था, इसका 50,000, इसका 1,00,000 रुपये, कौन इतना मगजमारी करे, लॉयर अपॉइंट करे, कोर्ट में केस फाइल करे, फिर हियरिंग में आना जाना करे, तो हम लोग क्या करते छोड़ देते करके। तो हमारे इंडिया में तभी ये फिर क्लास एक्शन सूट आया था, इसमें लोगों को यहाँ इंडिया वालों को पैसा नहीं मिल पाया था। और अभी वो सत्यम कंपनी का क्या हुआ, सत्यम कंपनी को एक्वायर कर लिया था महिंद्रा ने, उन्होंने बनाया महिंद्रा एंड महिंद्रा कुछ बनाया, फिर वो इतना मजा नहीं आया, सॉरी महिंद्रा एंड सत्यम ऐसा कुछ बनाया था, सत्यम महिंद्रा ऐसा कुछ बनाया था उन्होंने, लेकिन अभी भी नाम तो वही कालिक तो लगी हुई थी ना सत्यम नाम की, वो हटाया। अभी तुम टेक महिंद्रा सुनते हो, वही कंपनी सुनोगे, टेक महिंद्रा, जहाँ तक वही है। अभी जाके विकीपीडिया में पढ़ना, जबरदस्त चीज। चलो एक सेकंड, आज की क्लास में यही कंक्लूड कर रहा हूँ।